नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं तृतीय वर्ष ऑनर्स और तृतीय वर्ष कला, राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में पहले मैंने आपको परिचय और उसके बारे में बताया, और अब स्रोत पर आते हैं, क्योंकि स्रोतों के बगैर किसी भी इतिहास का अध्ययन बड़ा जटिल है, नामुमकिन है। स्रोत आधार है इतिहास के अध्ययन की। स्रोतों का साधनों के आधार पर वर्गीकरण बताया था मैंने आपको। पुरातात्विक, पुरालेखीय, ऐतिहासिक, स्थापत्य, चित्रकला, आधुनिक इतिहासकार ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के वर्णन, ये सारे। मोटे तौर पर अगर एक विश्लेषणात्मक देखें तो दो प्रकार से स्रोतों का वर्गीकरण होता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। फिर साहित्यिक में विदेशी यात्री, दरबारी ग्रंथ, संस्कृत, धार्मिक, अधार्मिक। पुरातात्विक में पुरातात्विक और पुरालेखीय। आज हम आपको पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताएंगे। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है? खोजों और उत्खनन से जो सामग्री मिलती है उसका इतिहास के कालक्रम के अध्ययन में, टाइम स्केल में, जो इतिहास को बहुत, हिस्ट्री को में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री राइटिंग में कालक्रम, उसको सुनियोजित करने में बड़ी सहायता मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत वह हैं जिसकी सामग्री है, इसके उत्खनन के आधार पर हम इतिहास के ऐतिहासिक कालक्रम को निर्धारित करते हैं। साथ ही उसकी सहायता से हम वहाँ के धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक रहन सहन, वेशभूषा, वहाँ का आर्थिक रोजगार, परिवार जीविकोपार्जन के साधन आदि की भी विवेचना कर सकते हैं। इस प्रकार की सामग्री अगर राजस्थान में बात करें तो बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में है। बात खाली उत्खनन की है। और इसकी अब सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में इतनी ज़्यादा मूर्तियों का उसका नहीं हुआ, लेकिन मृद भांडों का आकर्षण बहुत है। मिट्टी के बर्तन, आहड़ का उसका उदाहरण है। आहड़ के उत्खनन में हम देखते हैं कि मृद भांड सबसे अधिक मिलते हैं। अब मृद भांड से क्या मिलती है जानकारी? चित्रांकन किया हुआ मिट्टी के बर्तन है, उस पर सुंदर लेपालोपी की हुई है, उस पर नक्काशी की हुई है, वो सब परिपक्व कला का उदाहरण है। वो सब परिपक्व कला का उदाहरण है कि इस प्रकार की चिकनी मिट्टी का उपयोग, उसका समायोजन, विभिन्न आकृतियों का बनाना। बर्तन एक ही प्रकार के नहीं होते थे, घर में 50 प्रकार के बर्तन होते थे, तो उन विभिन्न आकृतियों का विभिन्न उपयोग के लिए जो बर्तन बनाए जाते थे, भांड बनाए जाते थे, उसके लिए, और उनमें समरूपता आना, जगह जगह पे अलग अलग जगह मिलना, लेकिन उस पर समरूपता आना, ये निश्चित करता है कि कहीं ना कहीं आहड़ की या इस प्रकार की प्राचीन सभ्यताओं का था। तो ये एक जानकारी मिलती है। ठीक इसी प्रकार दूसरी बात करें अपन, मणिमय मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, आभूषण। अब मृण मूर्तियों का स्थान मूर्तियों को आभूषणों से अलंकृत किया गया, तो ये एक भावनात्मक शो करता है। मातृ देवी की शक्ति विशेष को करा गया, वनस्पति की पूजा की गई, देवी देवताओं की पूजा की गई, और उनको उससे आभूषणों से किया गया। तो आभूषण मूर्तियों में ही होंगे, मृदभांड में नहीं होंगे, ये एक सोच थी, ये जानकारी मिलती है। अब आभूषण कौन कौन से हैं जो वर्तमान में भी चलते हैं? मोतियों के जेवर पहनना, चूड़ियाँ, करगनी, पायजेब, गले में हथकंगा, इस प्रकार का। ये तो ये कहता है कि जो आज चल रहा है वो उस समय भी चलता था, और हो सकता है वो उस समय की देन हो, ये एक जानकारी मिलती है। अब इसी प्रकार शिव पार्वती की जो आकृति मिलती है, वो जानवरों के गलों में, जो पालतू जानवर होते थे, जो साधन के लिए उपयोग किए जाते थे, उसमें बैल, ऊंट आदि, उनके में भी आभूषण लेते हैं, और न केवल उनके में उनको सजाया जाता था, बल्कि उनके छोटे रूप में, प्रतीक के रूप में भी आभूषण मिलते थे। इन प्रतीकों से वहाँ की झांकी उपलब्ध होती थी जनजीवन की। साथ ही ऐसी दो मूर्तियाँ सांबर में भी उत्खनन से प्राप्त हुई है,
जिसमें धार्मिक और कलात्मक स्थिति का जानकारी मिलती है। अब इसके बाद जानवरों और पक्षियों के मूर्तियाँ हुई। फिर अगर अगर हम देखें तो गणेश्वर जो है सीकर के पास स्थान है, बालाथल उदयपुर के पास स्थान है। यहाँ पे भी ताम्र, लोहे के और ताम्र के आयुध प्राप्त हुए हैं। बागोर जो है वहाँ पर भी उत्खनन के प्राप्त हुए हैं। और अब इनमें क्या होता है, मछली मारने का, जंगली जानवरों को शिकार करने का, कील छेद करने का, पत्थर को टाँचने का, इस प्रकार के आयुध भी वहाँ पर जगह जगह पर मिले हैं जो ये करते हैं। आज भी हमारे ये जो है, जिसको हम चैनी, हथेड़ी और ये हथौड़ी, पेचकस और ये कहते हैं, ये प्रारंभिक स्तर पर वहाँ की देन है। तो ये निश्चित करता है कि वहाँ पर भी इस प्रकार की जानकारी होती होगी। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल की खुदाई में सब जो अवशेष हुए हैं, कालीबंगा में हमको पता है कि मिट्टी के ईंटों की बहुत अधिक मिट्टी की ईंटों का मिलता है और उन ईंटों पर गारा लगाया जाता था। और आज भी हम देखते हैं कि कई जगह पर मिट्टी जो है गारा का उपयोग किया जाता है। और विशेषतः धार्मिक स्थानों पर, यज्ञ पर, कर्म कांडों पर आज भी उसकी महिमा है। तत्कालीन सही समय में भी उसकी महिमा होती थी और आज भी उसकी महिमा है। मकानों में चूल्हे के अवशेष भी मिले हुए हैं, अतः निर्धारित करते हैं कि घर में और बड़े बड़े मिले, सामूहिक प्रथा हो रहती होगी, संयुक्त परिवार प्रथा रहती होगी, ये भी जानकारी मिली है। और साथ ही जो एक रंग महल की तरीके से मिला है, वो भी ये बताता है कि मकानों में जैसे विशेष तौर पर विशेष कमरे होते थे जो अतिथियों के लिए होते थे, उसको ठीक तरीके से सजाया जाता था। और आज भी स्थिति यही है। हम आंग्ल भाषा में उसको ड्राइंग रूम कहते हैं, आधुनिक भाषा में उसको हमने दूसरा रूप ले लिया, हमने बैठक का रूप ले लिया, लेकिन शब्द कह दिया। लेकिन ये जरूरी है कि इस बात का जानना कि इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का विजन प्राचीन भारत में भी था। यह पुरातात्विक स्रोत ये इस चीज को इंगित करते हैं। अब बैराठ में जैसे ईंटों के मकान का निर्माण का मिला हुआ है ना, और बागोर से उत्तम पाषाण आयुध मिले हुए हैं, आहड़ में मूल्यवान पत्थर मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें आज भी ये साबित करती हैं कि उस समय भी इन चीज़ों का उपयोग होता था। अब आहड़ की बात करता था मैं, जैसे आपको बताया अभी, मूल्यवान स्टोन हम देखते हैं, मूंगा, ये पुखराज और ये अभी जो पहनते हैं अब उसमें, ये आहड़ में गोमेद, स्फटिक आदि की गोल मणियाँ टाइप में लिए, यानी धार्मिक चीज का और मूल्य के हिसाब से उस समय भी इनका उपयोग था, इनकी महिमा थी। आज भी इनकी महिमा है धार्मिक चीज़ों से और व्यवसाय की दृष्टि से। ऐसी मणियों में कांच, पक्की ईंटें, सीप, हड्डी के गोलाकार छेद वाले ये सब कुछ प्राप्त होते हैं। तो ये हम इंगित करते हैं कि दोनों समय में बनती। कुछ स्थानों के उत्तर में मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं। आहड़ की बात करें तो आहड़ की जो द्वितीय कला की खुदाई में 6 तांबों की मुद्राएं, 3 मोहरें में मिली है। रंगमहल से कुषाण कालीन तथा पिछले काल की कुल 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। तो ये आहड़ हुआ, चाहे बागोर हुआ, चाहे बालाथल हुआ, चाहे कालीबंगा हुआ, सांभर से भी प्राप्त हुआ है, ये हुआ, इन सब में कहीं पर मूर्तियां मिली, कहीं पर मूल्यवान स्टोन मिले, कहीं पर ईंटों बनाने की जानकारी मिली, कहीं पर प्रतीक चिन्ह मिले, कहीं पर आभूषणों का अधिक मिला। तो ये अनेक स्थानों की खुदाई में मिलते हैं। अब साथ ही साथ खेती और कृषि के बारे में कुछ जानकारी मिली। तो बैल के चलने के खेत पर आड़ की खुदाई में अनाज दाने और अनाज को रखने के जो बड़े बड़े मृदभांड परिवार में चलते थे, संयुक्त परिवार चलता होगा, और आकस्मिक संकट में, अनावृष्टि, अतिवृष्टि के समय में इसका उपयोग करते होंगे, उसको वो इतने बड़े बड़े भांड, मतलब बंतर बर्तन मिले हुए हैं। अर्थात आज जो हम 1 साल भर का गेहूँ लेते हैं या अन्न लेते हैं या अनाज लेते हैं, घर में एक संग्रह करते हैं और उसको धीरे धीरे वर्ष पर्यंत चलाते हैं, ठीक प्रवृत्ति उस समय भी होगी। ये इस प्रकार की जानकारी ये पुरातात्विक स्रोत या ये भांड देते हैं। तो हम देखते हैं कि कितना कल्चरल मेल कर रहा है, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। और हमारी संस्कृति के कुछ ऐसे हैं, बहुत बाहरी आक्रांताएँ होंगे, लेकिन वो यथार्थ रही, और उसका यथेष्ट भाग, उसका सर्वश्रेष्ठ भाग आज भी हमारे पास है। इसी प्रकार पुरातन साम्राज्य के दिन के इतिहास के निर्माण में हम देखते हैं कि रंगमहल की खुदाई में कुछ चावल के दाने भी मिले हैं। अर्थात
ना केवल रखने के बल्कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी उस समय के लेकर अभी तक की समानताएं प्रदर्शित होती है। ऐतिहासिक कालक्रम में महत्वपूर्ण सहायता पुरातत्व सामग्री की रहती है। साहित्यकार लिखता है तो कभी कभी राजा महाराजा के अनुसार लिख देता है। धार्मिक विश्वास, पूजा पत्ति, सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन, ये सब पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। अब पुरातात्विक स्रोतों का मैंने आपको बता दिया, मृदभान, मूर्तियाँ, सिक्के, मोहरे, आभूषण, ईंटें, मिट्टी के उपयोग, इन सब कुछ चीज़ों को लेते हैं जो विभिन्न स्थानों पर मिले हैं। अब हम आगे पुरालेखीय स्रोतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।